स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों के डिमांड का सेकंड क्लास होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है डिमांड में पढ़ चुके हैं क्या क्या, तो मीनिंग, 3 थिंग्स फॉर इफेक्टिव डिमांड, और उसके साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या होता है ये डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। आज जो है हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम आपको नोट्स डिक्टेट नहीं करवाएंगे, नोट्स या तो नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करवा देंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब डिमांड फंक्शन पढ़े उसका डिमांड शेड्यूल पढ़े थे, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डिमांड शेड्यूल जो होता है वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड डाटा का, यानी जो भी डिमांड का डाटा होता है उसको जब हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग डिमांड शेड्यूल कहते हैं। डिमांड शेड्यूल जो है हमारा वो 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरे को हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो होता है वो जब भी हम किसी भी एक, कोई भी एक फर्म हो, बिजनेस हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी, लेकिन एक होना चाहिए, उसके डिमांड को लेंगे। जैसे कहे जब हम एक इंडिविजुअल या पार्टिकुलर चीज़ के डिमांड को लेंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगा, और जब हम उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड का जो है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो जब हम वही इंडिविजुअल्स के अलग अलग इंडिविजुअल्स को आपस में एग्रीगेट करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड होगा, और जब इसको हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। क्लियर है बात? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब एक और मार्केट डिमांड शेड्यूल एक से ज़्यादा। तो इंडिविजुअल में जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे घर में फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और कोई चीज़ लाने की बात हो रही है बाहर से या खाने की बात हो रही है, तो अगर हम लाएंगे तो सबके हिसाब से लाएंगे ना, तो सबका पूछेंगे उसमें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब कौन कितना खाएगा ये। और जब ये चीज़ हम पूछेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सब अपना अपना डिमांड बताएगा, तो कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4 ऐसे बताएगा, और जब सबका एग्रीगेट करेंगे तभी तो मार्केट से ला पाएंगे, डेट इज़ वो मार्केट डिमांड होगा। मतलब क्या कि एग्रीगेट जब डिमांड देखेंगे तो वो मार्केट डिमांड होगा, और एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का देखेंगे तो वो इंडिविजुअल होगा। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड मार्केट, और शेड्यूल होने के लिए हम टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहीं पे हम आपको जो है एक शेड्यूल बना के दिखा देते हैं। ये शेड्यूल आप लोग सोचेंगे कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सोचेंगे आप लोग? याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप खुद कंस्ट्रक्ट करना सीख जाओगे। इवन मैं कोशिश करूंगा कि 90%, 95% तक जो भी शेड्यूल आपको दूं उसको फॉर्म करने का ट्रिक आपको बता दूं, जिससे आपको वो याद ना करना पड़े, ऑटोमेटिक आप उसको बना सके कभी भी किसी भी जगह पे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये अभी मैं बना रहा हूँ, इसको सिर्फ देखिएगा ये कैसे बनेगा, ये मैं जस्ट थोड़ी देर के बाद आपको बता दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा। डिमांड शेड्यूल में 2 कॉलम होगा, एक प्राइस का कॉलम होगा, एक क्वांटिटी की कॉलम होगी। प्राइस अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 10, 8, 6, 4, 2, और क्वांटिटी मान लीजिए ले लिए 20, 30, 40, 60, 80, कुछ भी अपने मन से। यह हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल तैयार हो गया। जब हम मार्केट में आएंगे तो प्राइस होगा 10, 8, 6, 4, 2। अब मान लीजिए कि डिमांड ऑफ एक्स कोई है, एक एक्स है, कोई पर्टिकुलर एक एक्स है, उसके डिमांड को अब हम लोग ले रहे हैं। डालिए कोई भी डाटा अपने मन से। अब कोई एक y मान लीजिए है इंसान, अब y का ले लीजिए अपने मन से कुछ भी।
हो गया। किसका किसका लिया हम लोग, x और y का। अब इन दोनों का एग्रीगेट कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा मार्केट डिमांड। जोड़िए, x का 20, y का 40, 40 और 20 जोड़ के कितना हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 60 और 30, यहाँ हम आपको ब्रैकेट में शो भी कर दे रहे हैं। रीज़न क्या है कि फ्यूचर में आप कभी भी इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आखिर हुआ कैसे, इसमें कैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आगे कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग का यार सर को इतना ही याद था, इतना करके छोड़ दिए। सॉरी, 40 इधर 80 इधर, 150, 50 प्लस 100 और 180, 60 प्लस 120। क्लियर है। तो इंडिविजुअल, जब एक आदमी के डिमांड को, जब एक इंडिविजुअल पार्टिकुलर इंडिविजुअल के डिमांड को टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक से ज़्यादा का एग्रीगेट करेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग उतार रहे हैं, आप लोग जो है कॉपी कर रहे होंगे इसको, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा राय दे देते हैं, पॉज कीजिए वीडियो और कॉपी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे डिमांड कर्व। कर्व में आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि शेड्यूल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप या मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो, और कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डिमांड डाटा का, तो उसको हम लोग डिमांड कर्व कहते हैं। लास्ट क्लास में ही आप लोगों को मैंने ये क्लैरिफाई किया होगा कि व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज कर्व एंड व्हाट इज शेड्यूल, तीनों का डिफरेंस। तो अभी कर्व में भी जब हम आएंगे तो कर्व में भी हमारे पास दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। फिर यहाँ वही लॉजिक है कि जब किसी एक इंडिविजुअल के डिमांड को जो है ग्राफिकली शो करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और एक से ज़्यादा को जो है हम ग्राफिकली शो करेंगे एग्रीगेट को तो मार्केट डिमांड कर्व। अभी जो हम लोगों ने डाटा लिया था उसके बेसिस पे जो है कर्व ड्रॉ कर लीजिए। कर्व ड्रॉ करना हम आपको सिखा रहे हैं, इस बेसिस पे कीजिएगा। इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस बना लीजिए, ओरिजिन हो जाएगा। इस पे हम लोग लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी लिए थे उसके प्राइस को लेके हैं, और यहाँ पे हम लोग लेंगे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इट मीन्स दैट कि वाई एक्सिस हमारा किस चीज़ को शो कर रहा है, तो प्राइस को शो कर रहा है एक्स कमोडिटी के, और ये एक्स एक्सिस जो हमारा क्वांटिटी को शो कर रहा है। प्राइस हम लोगों ने क्या लिया था 10,8,642 शायद, तो 2 का गैप था ना, 2, 4, 6, तो बड़ा बना ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इतना ज़्यादा का है। आप लोग जो लीजिएगा वो स्केल के इस्तेमाल से लीजिएगा और इक्वल लीजिएगा, ज़्यादा अलग अलग मत ले लीजिएगा। हमारे पास बोर्ड पे जगह ज़्यादा है तो हम बड़ा बड़ा ले सकते हैं, आप अपने कॉपी के हिसाब से देख लीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसा ही था ना। अब आइए क्वांटिटी पे आ जाइए, तो 10-20 करके ले लेना ज़्यादा बेटर है।
10 20 30 40 60 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 लिख दीजिए। आप अपने मन से ले सकते हैं कुछ भी। हम सही तो थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब शायद हमारा जो था वो 2 पे नहीं 10 पे 20 था, तो ये इस तरीके से सीधा लाइन करते हैं और ये इस तरीके से लेते हैं। ये हमारा एक बन गया। ये डॉटेड लाइन शो करना कोई ज़रूरी नहीं है और कर भी सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। हम अपने सहूलियत के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद 8 पर 40 था, तो 40 को सीधा लेके चलते हैं ऊपर तक और 8 को लेके आते हैं। ये 8 पर 40 हो गया मेरा। 6 पर 60 था। जो भी होगा आप अपना लीजिएगा, हम अपने मन से एक इमेजिनरी डाटा को फिल कर रहे हैं। 4 पे हमारा 80, और 2 पे हमारा 100। और इस तरीके से जो है, ये तो मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। आप लोग जब बनाओगे तो या तो ये इस तरीके का नेचर आएगा, नहीं तो इस तरीके का नेचर आएगा कर्व का। ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो जनरली आपका यही आएगा। इसको हम लोग लीनियर कहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कहते हैं। उसी तरीके से जब प्राइस के साथ x का लोगे तो x का इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, प्राइस के साथ y का लोगे तो y का इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, और प्राइस के साथ जब मार्केट डिमांड लोगे तो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। ये तीनों आप जो है एक ही पर बना सकते हैं। बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर किसी का नहीं बनेगा तो कांटेक्ट शेयर किया हुआ है, लिंक कांटेक्ट शेयर किया हुआ है हमारे पेज पे। आप हमसे कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है इसको कॉपी करने का। क्या? तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग जो है लॉ ऑफ डिमांड देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ ऑफ डिमांड को प्रोफाउंड किया था। उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को ये बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी का जो है वो अपोजिट या निगेटिव रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों जो है एक तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। और लॉ ऑफ डिमांड ये बताती है कि प्राइस के कारण डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इज ऑन द चेंज ऑफ डिमांड एंड इट इज इनवर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि घर में भाई बहन होते हैं। ठीक है, अक्सर हाँ हम लोग देखते हैं भाई बहन में जो है खूब जमकर झगड़े भी होते हैं। प्यार भी उतना ही होता है भाई बहन के बीच में, बट झगड़े भी होते हैं। अब मान लीजिए अभी अभी जो है ताज़ा ताज़ा जो है झगड़ा हुआ है सुप्रिया और सुप्रिया के भाई का, एकदम घमासान युद्ध जैसा मारपीट हुआ था। अब अभी जो है तुरंत मार के बाद जो सुप्रिया का भाई अगर सुप्रिया को बोलेगा कि टीवी का रिमोट पास करो, वहाँ टेबल पे रखा है, तो क्या सुप्रिया कर देगी? नहीं करेगी। सुप्रिया जहाँ जाएगी भाई उसके पीछे पीछे आएगा? नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये दिखाता है इनवर्स या अपोजिट रिलेशनशिप को ड्यू टू झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि भाई बहन का प्यार खराब है। तो इनवर्स या अपोजिट रिलेशनशिप को ऐसे समझिए कि दोनों बराबर है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी, और जब प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। इट मीन्स दैट कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा अक्सर डिक्रीज करेगा। इट मीन्स दैट हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्लियर है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा इसको, कि लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी का मैंने क्या बताया आपको, इनवर्स रिलेशनशिप या अपोजिट रिलेशनशिप या निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब भी बढ़ेगा डिमांड घटेगा, और प्राइस जब भी घटेगा डिमांड हमेशा बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट देयर, कि यहाँ पे जो है एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इसका कॉज जो है प्राइस है और इसका प्राइस चेंज होने के इफेक्ट जो है डिमांड पे दिख रहा है, ठीक है। प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड चेंज हुआ, तो प्राइस इज द कॉज एंड डिमांड इज द इफेक्ट। क्लियर है? तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड घट जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर करना होगा एग्जाम में, हो सकता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस ही आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये, कोई दिक्कत? इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। क्लियर है? लिख लीजिए। ऊपर से मिटाते हैं तब तक। अब हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद, कि डिमांड चेंज होने का, दैट इज डिमांड बढ़ने का या घटने का एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो प्राइस होता है, कि प्राइस में चेंज होने के कारण हमारा डिमांड बदलता ही बदलता है। लेकिन प्राइस के चेंज के कारण ही डिमांड बदलता है, ये सही नहीं है। और भी दूसरी चीजें हैं, दूसरी बातें हैं जिसके कारण जो है डिमांड या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। देयर इज नो सर्टेनिटी कि प्राइस के कारण ही डिमांड चेंज करेगा, वो अदर रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज और देखते हैं। ये जनरली आपको कोई टीचर्स जो हैं पढ़ाते नहीं हैं। रीजन एग्जाम वगैरह में इसको जो है तवज्जो नहीं दिया जाता है, पूछा नहीं जाता है, उतना इम्पोर्टेंट इसको शो नहीं किया जाता है। ये पॉइंट है हमारा एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड के क्या एजम्पशंस है? लॉ ऑफ डिमांड के जो एजम्पशंस है वो बहुत इजी एजम्पशंस हैं और सिर्फ दो ही एजम्पशंस हैं। किताबों में अगर किसी किताब में दिख जाएगा तो आप देखोगे वहाँ बहुत सारे एजम्पशंस दे रखा है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से अगर देखेंगे तो सिर्फ हम दो एजम्पशंस पे ही बात को ख़त्म करेंगे। हमको बुक थोड़े ना लिखना है, हमको तो आपको चीज़ों को समझाना है, तो समझाएंगे इस प्रकार से। तो दो एजम्पशंस हैं सिर्फ, कितने एजम्पशंस? दो
दो कौन कौन से assumptions है इसको देखिएगा। सबसे पहला है only, I want some other color marker, sorry, only price will change, and second one is ceteris paribus. कितने assumptions? तो दो। पहला कि सिर्फ प्राइस बदलेगा और दूसरा कि पहला प्राइस बदलेगा और दूसरा सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस का मतलब समझते हैं, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, या ऑल अदर देन प्राइस फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, देखिए ये जो है हमें सिर्फ दो बात कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलेगा और दूसरा सेटेरिस पैरिबस मतलब प्राइस के अलावे जो भी फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावे डिमांड पे इफेक्ट डालने वाले, डिमांड को चेंज करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं मैं अभी आऊँगा बताऊँगा आप लोगों को थोड़ी देर में, उनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इट मीन्स दैट कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदलने के कारण अगर डिमांड बदल रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड में फॉल करेगा, और अगर प्राइस चेंज के कारण प्राइस में चेंज ना है और फिर भी डिमांड बदल रहा है तो वो लॉ ऑफ डिमांड में फॉल नहीं करेगा, लॉ ऑफ डिमांड उसको कवर नहीं करती है। क्लियर है? कट गया थोड़ा सा, आ गया होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट वर्ड जो है वो डिटरमाइन से बना है, डिटरमाइनिंग से बना है, यानी डिटरमाइन करना मतलब कि चेंजेस जो होंगे उनको पहचानना है एक तरीके से। और इसका दूसरा नाम होता है इजी वाला, याद रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्या होगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ये वो फैक्टर्स है जिनका इफेक्ट डिमांड पे पड़ता है, ये वो फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड मार्केट में चेंज होता है, और चेंज होने का मतलब है या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। दीज आर द फैक्टर्स विच कॉजेज अ चेंज इन डिमांड। द चेंज इन डिमांड में भी पॉजिटिव और निगेटिव। इट मीन्स दैट द डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज, कि डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है। अब देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है प्राइस फैक्टर। अभी अभी हम लोगों ने प्राइस फैक्टर को काफ़ी अच्छे से लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है। कभी कभी गलतियां होती हैं, जानबूझकर भी होती हैं, तो ध्यान देने लायक चीज़ है। तो पॉजिटिव नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइस में चेंज होगा तो
जी, डिमांड में भी चेंज आएगा और निगेटिव चेंज आएगा, यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। सेकंड को हम लोग कहते हैं OTPF, वन टाइम पासवर्ड। आप लोगों के जो मोबाइल पे आता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कार्ड का डिटेल डालने के बाद वो नहीं, इट इज कॉल्ड अदर देन प्राइस फैक्टर्स, अदर देन प्राइस फैक्टर्स ये कहलाएगा। और इसमें बहुत सारा पढ़ना है, हो सकता है कि आज के क्लास में 1 या 2 हम पढ़ के इस क्लास को ड्रॉप कर दें और फिर अगले क्लास में इस चीज़ पे ध्यान दें। तो ध्यान से देखिएगा, अब जो है आप लोग थोड़े अच्छे टॉपिक्स पे आ गए हैं, ये काफ़ी अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है। आते हैं OTPF का पहला पॉइंट, plight of related commodities। plight of related commodities। सबसे पहले आइए प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज को समझिए। सब कुछ समझ रहे हैं, रिलेटेड वर्ड को अगर हम समझ जाएं तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हम लोग रिलेटेड वर्ड को समझते हैं कि रिलेटेड वर्ड से हम लोग क्या समझेंगे। तो रिलेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो ये यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि 2 कमोडिटीज हैं। क्या है? 2 कमोडिटीज है। एक कमोडिटी के प्राइस के कारण दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें इसमें आएंगी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, एक कमोडिटी के प्राइस के कारण दूसरे कमोडिटी के डिमांड पे असर पड़ेगा, उसको हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में लेके आएंगे। अब हम लोगों को ये सोचना है कि एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी से कैसे जुड़ा हुआ होगा, हाउ इट कैन बी रिलेटेड, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी को जब हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बात करेंगे तो 2 तरीके के गुड्स में बांटेंगे, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या क्या है? एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, ठीक है, और उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, हार्ड थोड़ा भी नहीं है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, हार्ड थोड़ा भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कहने का मतलब है कि जब हम किसी एक कमोडिटी को किसी दूसरे कमोडिटी के जगह पे यूज कर सकते हैं, कमोडिटी विच कैन बी यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी, कि एक कमोडिटी जिसको हम दूसरे कमोडिटी के जगह पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी शर्ट पहन रखा है, शर्ट की जगह मैं क्या पहन सकता था? टी शर्ट। तो शर्ट और टी शर्ट एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। उसके बाद पेन और पेंसिल, पेन से भी लिख सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं, तो लिखने के प्रयोग में तो दोनों आता है, तो पेन कैन सब्स्टिट्यूट पेंसिल। अब यहाँ 3 इडियट्स वाला लॉजिक नहीं लगाइएगा कि लाखों डॉलर खर्च करके पेन बनाया गया, तो पीछे से रेंचो जी हैं बोलेंगे कि पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते थे सर। तो उसके बाद जो है फिल्म के लास्ट में आके जो है वायरस बताते हैं कि पेंसिल का नोक ही टूट जाता तो उड़ के किसी के भी नाक आँख कान में घुस सकता था और डैमेज कर सकता था, इसलिए पेंसिल का यूज़ नहीं किया गया। ऐसा कुछ हम कह नहीं रहे, हम बस इतना आपको सिंपल समझा रहे हैं कि आप धरती पे हैं, स्पेस में नहीं है, तो आप पेन की जगह पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। टी एंड कॉफी, चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय, चलता ही है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम खुद बिहारी हैं, हमको ये बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे बिहार में एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। खैर अब तो लोग इंटरनेट वगैरह आ गया है तो एजुकेटेड हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो अब ऐसा कम हो रहा है धीरे धीरे। बट पहले जब मैं छोटा था, थोड़ा कम एज का था, तब से मैं ये चीज़ नोटिफाई करते आया हूँ
कि हमारे यहाँ टी कॉफ़ी को ना सब्स्टिट्यूट में यूज़ नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट्री में यूज़ करते हैं। अब सुनिए कैसे। हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले चाय चढ़ा दिया जाता है, और चाय जब बन के तैयार होता है ना, तो चाय स्ट्रेन करने से पहले, छानने से पहले कप में जो है थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर गिरा दी जाती है, और उसके ऊपर से चाय स्ट्रेन किया जाता है, छान दिया जाता है। तो वहाँ चाय भी है और कॉफ़ी भी है, और दोनों एक साथ यूज़ हो रही। बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो क्या ऐसा होता है? तो नहीं। तो चाय और कॉफ़ी भी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं टी और कॉफ़ी, यहाँ लिखते हैं शर्ट और टी शर्ट, यहाँ लिखते हैं पेप्सी और कोक, ये भी तो सब्स्टिट्यूट है। गांव में बुजुर्गों के पास चले जाइए और उसको पेप्सी और कोको कोला जो है सिंपल एक ग्लास में डाल दीजिए और पूछिए कि कौन पेप्सी है कौन कोको कोला है, तो वो नहीं बता पाएगा। और बुजुर्ग ही क्या, आप हम भी नहीं बता सकते हैं। इवन हम लोग बुजुर्ग लोग जो है वो उसको ऐसे कलर से पहचानते हैं, ये ब्लैक वाला, काला वाला, ये उजला वाला और ये पीला वाला। ब्लैक वाला, काला वाला पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला जो भी काले हो गए, उजला वाला स्प्राइट, लिम्का, ये सब आ जाएगा उसमें, 7 अप। और पीला वाला आप लोग का फेवरेट कदीमा का जूस, ओह सॉरी मैंगो जूस, स्लाइस, माजा, फ्लूटी, ETC करते हैं इसको। और एग्जांपल की हमको नहीं लगती है कि यहाँ ज़रूरत है। अब आपको अच्छे से समझ गए होंगे कि विच गुड्स कैन बी सेड substitute goods. Those goods which are used in place of one another is called substitute goods. जिस goods को हम एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग substitute goods कहेंगे। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम एक के साथ दूसरे का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। अगर हम दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करें तो फ़ायदा नहीं होगा, मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप लोगों के किताब में घिसा पीटा वही एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है भाई, ब्रेड एंड बटर ये तो कहावत में भी, फ्रेजेस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। बट आज के डेट में क्या ये सही है ब्रेड एंड बटर? लोग तो घी में भी जो है ब्रेड सेक के खा लेता है, लोग तो आपको रिफाइन में भी ब्रेड सेक के खा रहा है आजकल। गरीब लोग क्या करेगा जिसके पास घी खरीदने का पैसा नहीं है? मजाक बनाना आप लोगों को बनाइए, बट कुछ गरीब लोग भी होते हैं दुनिया में, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ब्रेड जो है दूध के साथ भी लोग खा लेते हैं, चाय के साथ भी खा लेते हैं। उसके बाद ब्रेड जो है पकौड़ा बना के खा लेते हैं, सैंडविच बना के खा लेते हैं। तो ब्रेड एंड बटर कॉम्प्लीमेंट्री है कहने के लिए, लेकिन क्या हर केस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा? नहीं। तो इसको जो है हम लोग एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री में यूज ना करें अपने पास, तो ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में याद मतलब ऐड करते हैं अपने हिसाब से चीज़ें, लॉक एंड की, ताला और चाबी। ऐसे हम सफ़र जिनको कोई जुदा नहीं कर सकता, अगर वो जुदा हो गए तो कोई काम का नहीं। बिना ताला के चाबी और बिना चाबी के ताला कोई यूज का है नहीं। यहाँ हम लोग शर्ट और टी शर्ट लिए थे, यहाँ हम लोग शर्ट एंड पैंट। पैंट में आप जो सोच लो, आपकी सोच, ठीक है। आप जीन्स सोच लो, प्लाजो सोच लो, लहंगा सोच लो, सिंपल नॉर्मल फॉर्मल पैंट सोच लो, जो भी सोचना है सोच लो। वो बैलून पैंट बोलते हैं ना, लुंगी जैसा नीचे से फुला हुआ होता है, वो भी सोच सकते हो। बट शर्ट के साथ ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नीचे बिना कुछ के चल देंगे, ऊपर शर्ट पहन के 3 इडियट्स का शूटिंग थोड़े ना हो रहा है कि दोस्त से मिलने के लिए पैंटे पहनना भूल गया, निकल गया। कुछ भी दिखा देता है मूवी वगैरह में। बॉलीवुड मूवीज का तो कोई लॉजिक भी नहीं होता। अब जैसे केरल के मतलब कि बहुत पुराने राजा महाराजा के टाइम के कहानी को फिल्म बनाया गया था, दिखा रहा था, ममांगम, साउथ इंडियन मूवी है। मैं उसको देख रहा था
उसमें एक सीन आया, उसमें मैं देख के स्तब्ध रह गया कि वो राजा महाराजा के ज़माने की मूवी थी और उसमें एक लड़का जो था वो फुल मतलब हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहन के और उस पर जो है आपको मार्वल्स का लोगो बना हुआ और घूम रहा था। आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी ये कैसे पॉसिबल है यार। उनका ये बॉलीवुड मूवी है यार, कुछ भी पॉसिबल है, छोड़ो लॉजिक हटाओ, सीधे एंटरटेनमेंट खोजो इसमें, तो कोई लॉजिक नहीं होता। फिर भी देखते हैं लोग, आते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, मतलब सारा एग्जाम्पल हम ही दें, वीडियो बना रहे हैं इसलिए। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, कमेंट बॉक्स में जाके, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाके मेरे दिए गए एग्जाम्पल्स को छोड़ के 5-5 एग्जाम्पल्स पूरा करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, और हम चेक करेंगे कि कौन कौन वीडियो देखा है और किस किस ने इस काम को किया है। और हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मेरे एग्जाम्पल्स को कॉपी मत करना, ठीक है। तो देखते हैं, ये छोटा सा जो है हिडन क्वेस्ट छुपा के रखते हैं, और जो बच्चा ऐसा करेगा उसको जो है लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम कुछ देंगे अपनी तरफ से, कुछ, बहुत कुछ का उम्मीद नहीं रखिएगा हमसे। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लिख देते हैं जो आपको खोजने में आसानी ना हो। कार के साथ मैं फ्यूल यूज कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि पेट्रोल लिखूंगा तो बहुत बच्चे डीजल लिख देंगे आगे जाके। ए सर, कार के साथ सिर्फ पेट्रोल ही यूज नहीं होता, डीजल यूज होता है, तो आप पेट्रोल लिखे तो डीजल वाला रह गया ना, हम लिख दिए, एक ठो हो गया एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कीजिएगा। उसके बाद कोई कहा सर कार में पेट्रोल आप लिख दिए, डीजल ही बच्चा लिख दिया, हम जो है सीएनजी लिख दिए, उससे भी तो चलता है। चौथा कहेगा सर जी हम तो इलेक्ट्रिक कार वाला का इलेक्ट्रिसिटी लिख दिए, बैटरी लिख दिए। ऐसा मत कीजिएगा, फ्यूल के अंदर वो सब ले रहे हैं हम, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको। आप अब समझ चुके होंगे कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सब्स्टिट्यूट जिसमें एक के जगह पे हम दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें एक के साथ दूसरा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पीछे मेरे बोर्ड और ये मार्कर, ये भी एक एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिखे हैं। अगर वीडियो में कट रहा है, ठीक है, तो सॉरी, मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है और 2 पार्ट में बांटा है। कोशिश मेरी यही रहती है कि कटे नहीं, बट फिर भी अगर कट जाता है तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। टी कॉफ़ी ले रहे हैं हम। टी और कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और हम लोग जो है मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचे, सिर्फ लॉजिक ना लगाएं उल्टा सीधा, इस पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। अब फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस बढ़ा, किसका प्राइस बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा, और कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, ओनली द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज।
सिर्फ और सिर्फ प्राइस टी का इंक्रीज कर रहा है। तो चाय खरीदने वाले लोग जो है कंपैरिजन करेंगे कॉफी से, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है, चाय की जगह कॉफी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या नजर आएगा हम लोगों को कि टी का प्राइस बढ़ा तो टी क्या हो गया, महंगा हो गया, और उसके कंपैरिजन में कॉफी हमको सस्ता लगेगा, हम कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे। When the price of tea increases, इसका मतलब है कि कॉफी हम लोगों को क्या लगेगा, महंगा लगेगा, सॉरी टी महंगा लगेगा और हम कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे, हम कॉफी ज्यादा खरीदेंगे। वहीं जब टी का प्राइस घटेगा तो इसके कंपैरिजन में टी क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में टी सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा टी खरीदेंगे, कॉफी कम खरीदेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो देख रहे हैं ना कि एक कमोडिटी के प्राइस से दूसरे कमोडिटी का डिमांड जुड़ा हुआ है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कहने का मतलब है कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड्स का प्राइस चेंज करेगा तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी भी चेंज करेगी, और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी सुप्रिया और उसका भाई झगड़ा किया था, ठीक है, तो वहाँ निगेटिव रिलेशनशिप था, और अभी सुप्रिया और उसके भाई का फिर से पैचअप हो गया झगड़ा के बाद। हम जनरली अपने सभी के घरों में देखते हैं झगड़ा ज़्यादा देर भाई बहन का टिकता नहीं है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव होता है, फिर से हम लोग जो है तुरंत एक जगह आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही सुप्रिया और सुप्रिया का भाई भी अब झगड़ा जो है अपना फिनिश कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। तो अब क्या होगा, अब सुप्रिया और उसका भाई दोनों साथ साथ में रिएक्ट करेंगे, कहीं हो सकता है साथ जा सकते हैं, साथ आ सकते हैं। तो इसको हम लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप में लेंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप का कहने का मतलब है कि जब साथ साथ बढ़े और साथ साथ घटे, उसको हम लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे। अब ग्राफ बनाते हैं। यहाँ जो है हम प्राइस टी का ले रहे हैं, और यहाँ हम क्वांटिटी कॉफी की ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम प्राइस जो है कॉफ़ी की ले रहे हैं, और यहाँ हम क्वांटिटी कॉफ़ी की ही ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हम कंफर्म कर लेते हैं। दिख रहा है, ठीक है, मेरे को पता है कैसे, तो मैंने अभी कैमरा एडजस्ट किया है जिससे आप लोगों को दिखे। इस ग्राफ में मैं जो हूँ प्राइस टी का ले रहा हूँ, क्वांटिटी कॉफ़ी का ले रहा हूँ, और इस ग्राफ में मैंने प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीज़ें जो है कॉफ़ी की ही ली है। ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस ग्राफ में मैंने टी का प्राइस और क्वांटिटी कॉफ़ी की ली है, और इस ग्राफ में मैंने कॉफ़ी और प्राइस की ही क्वांटिटी ली है। सॉरी,
प्राइस और क्वांटिटी कॉफ़ी की ही ली है। तो यहाँ प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर की ओर जाएगा राइट वर्ड, लेफ्ट से राइट की ओर। ध्यान से अब इसको देखिएगा, समझ में आएगा। किसी एक प्राइस पे कोई एक क्वांटिटी हम ले लेते हैं, हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को प्रूफ कर रहा है। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, या तो प्राइस बढ़ा लो, नहीं तो प्राइस घटा लो। चलो सोचो आप क्या करोगे। हम प्राइस बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम प्राइस ऊपर जाएगा तो ही बढ़ेगा, ऊपर बढ़ा लिए P1, ये मेरा प्राइस बढ़ा। ऑटोमेटिकली हम अगर देखेंगे, ओह माय गॉड, Q1 हमारा क्वांटिटी भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी हमारा बढ़ गया, दैट इज डिमांड ऑफ कॉफी भी बढ़ गया प्राइस ऑफ टी के बढ़ने से, और ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। आगे सर दूसरा रिलेशनशिप भी दिखा दीजिए ना। ठीक है, प्राइस घटाइए आप लोग, ये घट गया आपका प्राइस P2, देखिए यहाँ क्वांटिटी भी आपकी घट गई Q2, क्लियर हुआ। अब जब सेम चीज, सेम कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी हम लेंगे तो हमारा जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही बनेगा। नॉर्मल जो डिमांड कर्व हमारा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही बनेगा जब भी जो है डिमांड इंक्रीज करेगा। ध्यान से देखिएगा, हम इधर आपको दिखा रहे हैं, ये मेरा डिमांड कर्व का स्लोप हो गया, ये राइट ये लेफ्ट। तो जब भी डिमांड इंक्रीज करेगा ये राइटवर्ड जाएगा, डेट इज इसके ऊपर जाएगा, और ये इसके नीचे लेफ्टवर्ड हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रखिएगा, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड रखिएगा। राइट मतलब इंक्रीज और लेफ्ट मतलब डिक्रीज। सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल मजाक के रूप में एग्जांपल दे रहे हैं याद रखने के लिए आप लोगों को, कि शादी के समय अगर गौर कीजिएगा तो लड़की लेफ्ट में होती है और लड़का राइट में होता है एक दूसरे के। तो लड़की के राइट में लड़का होने का मतलब वो उसके इंक्रीज को दिखा रहा है। इट मीन्स दैट कि पहले पापा देते थे, अब हस्बैंड जी भी देंगे। उसके पास दो हाथ हो गए खर्च करवाने के, एक पापा तो है ही, अब एक हस्बैंड भी हो गया। वही लेफ्ट की चीजें देखेंगे हस्बैंड के हिसाब से, तब उनको वाइफ आ गई। पहले तो अदर जो खर्चे थे वो थे ही, अब लिपस्टिक सिंदूर बिंदी ये सब का भी खर्चा उनका बढ़ जाएगा, तो उनके लिए तो घटंती चालू हो जाएगा। तो अपने लेफ्ट में वो घटंती को देखते हैं और राइट में जो है वो अपने बढ़ंती को देखती हैं, इंक्रीज को देखती हैं। तो हम इसी छोटे से मजाक वाले एग्जांपल से याद रखेंगे, राइट मतलब इंक्रीज और लेफ्ट मतलब डिक्रीज। ऐसे ऐसे हम हो जाए, राइट मतलब इंक्रीज, लेफ्ट मतलब डिक्रीज। याद करने के लिए अच्छा तरीका है, आई थिंक सो। चलिए, तो राइट वर्ड एक बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी हमारा डिमांड बदलेगा। तो एक सेकेंड, राइटवर्ड जो है वो इंक्रीज को शो करेगा। देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं है और इसी सेम प्राइस पे हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तो देखिए यहाँ डिमांड मेरा ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी हमारा जो है डिमांड वो बढ़ गया। क्लियर है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का जो था वो थ्योरी था। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको बताया कि एक गुड्स के साथ जो है हम दूसरे गुड्स को भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज करना साथ साथ जरूरी है। जैसे ये पीछे बोर्ड और ये मार्कर, बिना मार्कर के बोर्ड का यूज नहीं कर सकता, बिना बोर्ड के मार्कर का यूज
नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। शर्ट के साथ पैंट हो गया, और क्या कह सकते हैं, लोग मिल्क एंड शुगर भी लेते हैं, तो ज़रूरी है कि मिल्क में शुगर डाल के ही पिया जाए। जिनके लिए है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ, कार और फ्यूल का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कार के प्राइस में चेंज आया, कार का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, अब याद कीजिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड कम करेंगे। तो कार का प्राइस बढ़ा तो कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, महंगा हो गया, हम नहीं खरीदेंगे। तो जब कार का प्राइस बढ़ा और कार हम नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल नाक में भरा लीजिएगा? नहीं ना। तो पेट्रोल का डिमांड भी क्वाइट ऑब्वियस है कि घटेगा। उसी तरीके से जब कार का प्राइस घटेगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि कार खरीदेंगे, और कार खरीदेंगे तो पेट्रोल या डीजल किसी भी चीज की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है? अब यहां सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप था हमारा, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, और यहां निगेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है, अब दो ग्राफ और ड्रॉ करना है। ये अभी बस शुरुआत है, अभी हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को ही देख रहे हैं, और ये इतने पे ही खत्म नहीं हो रहा, अभी कुछ चीजें और मैं इसमें ऐड करूंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है कि क्या होता है, एग्जाम में आपके साथ क्या होगा, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का क्वेश्चंस आएगा, वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, वेट कीजिएगा। ठीक है, हो सकता है ये हमारा लास्ट हो आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे डिस्कस करें। बट हम जो है चाहेंगे कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो वो यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, या फिर मैं अपने एप्लीकेशन पे बच्चों को दे रहा हूँ वीडियो, या फिर मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है और रहेगी हमेशा कि मैं अपना 100% दूँ और पूरी की पूरी चीज़ क्लियर करके जाऊँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, यहाँ प्राइस ऑफ कार, यहाँ क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। प्राइस ऑफ फ्यूल, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ही ले रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको भी हमको कंफर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये प्राइस ऑफ कार और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है, जबकि ये जो है प्राइस ऑफ फ्यूल और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल दोनों है। मतलब यहाँ पे सेम कमोडिटी का क्वांटिटी और प्राइस लिए हैं, और यहाँ पे एक का प्राइस एक का क्वांटिटी लिए हैं। अब यहाँ देखें तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। इसको भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। कहीं पे भी एक प्राइस ले लिए और क्वांटिटी ले लिए,
अब इस दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप आप उठा के इस पे इम्प्लांट करो और देखो चेंजेस को। तो फॉर एग्जांपल हम प्राइस का बढ़ना लेते हैं, तो बढ़ने का मतलब कहीं भी ऊपर जाएगा ना, तो प्राइस मेरा बढ़ गया। क्वाइट ऑब्वियस यहाँ देखने को हमको क्या मिला कि हमारी क्वांटिटी घट गई। उसी तरीके से अब हम प्राइस घटा के देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ मेरा प्राइस घट गया और यहाँ मैं 1 कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। अब अगर 1 2 को ध्यान से आप देखेंगे तो समझ जाएगा। 1 जो है यहाँ दिखा रहा है प्राइस बढ़ा, तो ये 1 दिखा रहा है कि क्वांटिटी आपका घट गया, और ये 2 जो है आपका दिखा रहा है कि प्राइस घटा है, तो ये 2 दिखा रहा है कि आपका क्वांटिटी बढ़ा है। और ये इन्वर्स रिलेशनशिप को हम लोग शो करते हैं इस तरीके से। उसके बाद जब सेम कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी पे आएंगे तो ये जैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है वैसा ही बनेगा, और इसी की तरह राइटवर्ड मतलब इंक्रीज, और सॉरी लेफ्टवर्ड यहाँ हम छोड़ दिए थे, देखिए लेफ्टवर्ड को। ध्यान से देखिए, सेम प्राइस पर क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई, तो ये लेफ्टवर्ड है। उधर पहले लेफ्टवर्ड ही बनाते हैं फिर राइटवर्ड बनाएंगे समझने के लिए। बहुत सटा दिए। सेम प्राइस पे क्वांटिटी देखिए, घट गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं है ध्यान से देखे तो, और क्वांटिटी हमारी लेफ्टवर्ड आ गई, घट गई। यही हम राइटवर्ड बनाएंगे तो ये जो है बढ़ जाएगी। क्लियर है? पहले आप देख लो एक बार अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब आज के क्लास में ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट मुश्किल से और है। ठीक है, उसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कोई टीचर आपको ये नहीं पढ़ाता, थ्योरी पढ़ा देता है, चीज़ें पढ़ा देता है, आपको आगे बढ़ा देता है, बट आपको ये नहीं बताता जाता है क्लास के साथ साथ कि आपको क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो एक तो सिंपल थ्योरी में आपको ये एक्सप्लेन करने आ सकता है कि सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करोगे। सबसे खतरनाक इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, वो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। और वो कैसे बनेंगे सो देखिए। मैं मिटाता हूँ इसको, फ्रेश बनाता हूँ, जिससे आप लोगों को लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक एक केस दोनों का डिस्कस कर दूंगा, और इसी के कारण मैंने जो है कैमरे को इतने अच्छे से एडजस्ट किया है कि आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे, कोई भी एक छोटी से छोटी डॉट छूटनी नहीं चाहिए, समझने में आसानी होगी।
मान लीजिए ये दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि टी के प्राइस में क्या चेंज आएगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द प्राइस ऑफ टी, कि टी के प्राइस में क्या चेंज आएगा। अब आप लोग क्या आंसर करोगे? तो ध्यान से देखो, पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप दिमाग लगाना तो और आसान हो जाएगा। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, और सब्स्टिट्यूट के केस में बनाए हैं इसलिए कि सब्स्टिट्यूट के केस में पूछ रहा है। एग्जाम में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देगा कि वो किसके केस में पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कि प्राइस सेम है और क्वांटिटी मेरी बढ़ी है, तो सब्स्टिट्यूट के केस में ऐसा कब हो सकता है? तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इट मीन्स जब प्राइस टी का बढ़ा होगा तभी तो प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा। यही इसका उल्टा बना के दे देते, डिमांड घटा देते तो प्राइस घट जाता टी का। उल्टा भी पूछ सकता है आपको, पॉजिटिव रिलेशनशिप दे देगा, बोलेगा कि प्राइस जो है टी का बढ़ा है तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी का क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। और एक और बात कि ये जितना भी अभी हम लोग प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी में पढ़े, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट, इनको मिला के हम लोग कहते हैं क्रॉस डिमांड। क्या कहते हैं? CROSS, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कमोडिटी का प्राइस होता है और दूसरे कमोडिटी का डिमांड होता है, और ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट क्रॉस करता है, इसलिए हम लोग इसको जो है क्रॉस डिमांड भी कहते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्रॉस डिमांड, और ये आपका आज खत्म हो गया। ठीक है, नोट्स की बात जहाँ तक रही वो इधर या तो PDF में आपको इस लिंक के साथ अवेलेबल हम करा देंगे या अगले लिंक के साथ अवेलेबल करा देंगे। पहले चीज़ों को जानना, समझना, पढ़ना ज़रूरी है। नोट्स तो कभी भी अवेलेबल हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी आपके बहुत टाइम है, अभी तो आप लोग स्टार्ट ही किए हो। स्टार्ट किए हो तो चीज़ों को पहले अच्छे से समझो। लिखना और याद करना बात की बात है, समझ गए तो याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि आप समझने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, रटने के ऊपर बिल्कुल ना ध्यान दें। ठीक है, बाय, थैंक यू।